नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी की जो विश्व वाली बुक है उसका पहला चैप्टर करेंगे। और इस चैप्टर को विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं 1 मिनट आपको ये बता देना चाहता हूं कि क्लास 12th के अंदर हमने जो 12th का ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है। एक भाग जो है वो विश्व ज्योग्राफी का है और एक भाग जो है वो भारत की ज्योग्राफी का है। अगर हम बात करें तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं ज्योग्राफी को 12th की, एक विश्व वाली और एक भारत वाली, और जिनका विषय क्षेत्र लगभग एक जैसा होने वाला है। इसीलिए ये जो हम इसकी जो शुरुआत करेंगे वो विश्व वाली बुक से करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये विश्व वाली बुक अगर ध्यानपूर्वक कर ली तो इससे लगभग 70 से 80% जो सिलेबस है वो डिट्टो है, कवर हो जाएगा, आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो भारत वाली बुक को समझने में हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसकी जो शुरुआत करते हैं वो हम विश्व वाली बुक से शुरुआत करेंगे। और विश्व वाली बुक के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है भूगोल एवं प्राकृतिक विषय क्षेत्र। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल की। जो शब्द है, जैसे हमने 11th में भी पढ़ा था, और मैं इधर भी एक और चीज क्लियर करता हूं। जो 11th की बुक थी, यानी जो 11th की ज्योग्राफी की बुक थी, उसके अंदर हमने भूगोल के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि भूगोल के सिद्धांत कैसे हैं। लेकिन हमने उन सिद्धांतों को कहीं ना कहीं उसको मानव भूगोल के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया था। यानी उसके अंदर हमने सिर्फ भूगोल के सिद्धांतों को जाना, लेकिन दूसरी जो बुक है, यानी कहें 12वीं क्लास की जो बुक है, उसके अंदर जो भूगोल था, भौतिक भूगोल का जो प्रभाव पड़ा मनुष्य के ऊपर, चाहे वो परिवहन के माध्यम से हो, चाहे वो मानव बस्ती जो बसी हो नदियों के किनारे हो, तो यानी पूरा का पूरा भौतिक भूगोल का जो प्रभाव पड़ा मनुष्य के ऊपर, हम उसको पढ़ेंगे 12वीं क्लास के अंदर। और ये जानने की जरूरी है, यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं इस वीडियो को कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में कवर करने की इस चैप्टर को। तो यहां पर मैं बता देता हूं कि हमने 11वीं क्लास में भूगोल के सिद्धांत पढ़े, लेकिन हम 12वीं क्लास के अंदर वो जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसका पहला क्वेश्चन है भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो इसके पहले भी हमने बात किया, 11th क्लास में भी ये क्वेश्चन था कि भूगोल शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया वो इरेटास्थनीज ने किया, और इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है, भूगोल के पिता भी यही कहे जाते हैं। तो ये तो आसान सा था। आगे शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और एक और जो महत्वपूर्ण, तो भूगोल का अर्थ, भूगोल का अर्थ क्या है इसके बारे में भी हमने 11th में भी और यहाँ पर भी हम पता कर लेते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल शब्द जो है वो जो निकला है वो इंग्लिश भाषा की जियोग्राफी से निकला है, और जियोग्राफी का अर्थ है जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब अध्ययन। यानी भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना मानव के घर के रूप में, यानी मानव किस प्रकार से अपने जीवन के लिए पृथ्वी को प्रयोग में करता है, यानी पृथ्वी का अध्ययन मानव के घर के रूप में भूगोल कहलाता है। अब यहां पर हम बात करें तो भूगोल जो है, हम 11वीं में पढ़ा था, भूगोल एक समाकलन विषय है, यानी भूगोल जो है बहुत सारे विषयों को अपने साथ जोड़ करके चलता है। इसीलिए यहां पर हम बात करते हैं पहले भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल, जैसे हमने पहले भी बात की थी 11th क्लास के अंदर, हमने लगभग सारा का सारा भौतिक भूगोल का सिलेबस ही कवर किया था, जिसके अंदर आपने देखा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पहाड़ कहां कहां है, ये सारी की सारी चीजें हमने पृथ्वी जो है 11वीं क्लास के अंदर भौतिक भूगोल को कवर किया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो भौतिक भूगोल क्या होता है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक पर्यावरण क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारे आसपास का पर्यावरण होता है वो होता है भौतिक भूगोल। तो इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है, इसमें पहाड़ जो है, वायु, पानी, मृदा, पेड़ पौधे, पठार, ये सारे के सारे भौतिक भूगोल के अंदर आते हैं, जिनकी जानकारी हमने 11th क्लास की बुक के अंदर भी की थी। आगे हम बात करते हैं। इसके बाद जो है एक और भूगोल का जो है रूप है, जिसको हम कहते हैं जीव भूगोल। जीव भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जिसके द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं, चाहे वो इंसान हो, कीड़े मकोड़े हो या परजीवी हो, कोई भी हो,
जो जीव है पृथ्वी के ऊपर, उसके ऊपर जो है पढ़ने वाले या उनका अध्ययन करते हैं हम जीव भूगोल के अंदर। समझ में आया होगा जीव भूगोल क्या है? भूगोल की वह शाखा, क्योंकि हमने पढ़ा था 11वीं में कि भूगोल बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ है, समाकलन विषय है। तो ये भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा भौतिक भूगोल और जीव भूगोल। भौतिक भूगोल वो ये जो भौतिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ था, जो हमने पिछले साल पूरा पढ़ा। इसके बाद जीव भूगोल। आगे हम बात करते हैं इसकी, ये मानव भूगोल से आप क्या समझते हो? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हो। तो मैं बता देता हूं, मानव भूगोल को समझना बहुत आसान है। भौतिक भूगोल आपने देखा, अभी मैंने बताया था कि भौतिक भूगोल क्या होता है, किस किस को समझ में आ गया होगा। यदि भौतिक भूगोल की परिभाषा समझ में आ गई तो अच्छी बात है। इसके बाद एक बताया था मैंने जीव भूगोल, तो यानी जीव भूगोल भी बताया, भौतिक भूगोल भी बताया। अभी मैंने ऊपर आपको ये तीनों चीज, ये था, ये है भौतिक भूगोल, ये है जीव भूगोल। जब भौतिक भूगोल और जीव भूगोल अंतःक्रिया करते हैं, यानी जब भौतिक भूगोल का जीव भूगोल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इनके बीच में जब संबंध स्थापित होता है, तो उन संबंधों का अध्ययन करना, उन प्रभावों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है, उन संबंधों के प्रभावों को ही हम अध्ययन करते हैं, उसको हम मानव भूगोल कहते हैं। यानी भौतिक भूगोल और जीव भूगोल के बीच अंतःक्रिया के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं, हाँ, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, जैसे अब मैं यहाँ पर बता देता हूं, जो महत्वपूर्ण है ये कि मानव भूगोल से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, और परिभाषाओं को जब भी बेटा हम याद रख सकते हैं जब हम उसके शब्द बाय शब्द के अर्थ को जानेंगे, तभी हमें शब्द की जो मतलब किसी व्यक्ति की परिभाषा आसानी से याद होती है। अन्यथा हम इसको रटते हैं और रटी हुई चीजें ज्यादा लंबे समय के लिए स्थायी नहीं होती है। तो यहां हम बात करें तो रेड जेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं। ये अमेरिका से थे और साथ में मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं। तो इसीलिए रेड जेल जो है, उन्होंने एक परिभाषा दी जिनका नाम था मानव, मतलब जिन्होंने क्या परिभाषा दी कि मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल मानव समाज का और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल किसे कहते हैं? जो मानव है उसके समाजों के ऊपर धरातल यानी पृथ्वी के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, उनका अध्ययन करना ही जो है मानव भूगोल है। जैसे हम पहले ही बात कर चुके भौतिक भूगोल और जीव भूगोल, ठीक है। तो ये कहा रेड जेल ने। ऐसे ही एलन.सी. सैंपल है, उन्होंने भी मानव भूगोल का जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना। मतलब पृथ्वी जो है वो स्थिर है और जो मानव है वो परिवर्तनशील है, मानव क्रियाएं करता रहता है, और वही अस्थिर मानव और स्थिर पृथ्वी के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं उनका अध्ययन करना जो है मानव भूगोल कहलाता है। ऐसा कहा था एलन.सी. सैंपल ने। तो ये दो व्यक्ति हैं, इनको बहुत ध्यानपूर्वक याद रखना है आपको, ठीक है। और मानव भूगोल के बारे में ये जानकारी आपके काम आएगी। इसके बाद अगला है, हाँ, अगला जो टॉपिक है वो है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये टॉपिक है और यहां से अक्सर पेपर में या फिर कहें यहीं से पेपर में आता है। और एक सेकेंड, तो ये जानना होगा कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो टॉपिक है वो है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण का अर्थ है ये मनुष्य की आदिम अवस्था को दर्शाता है। आदिम अवस्था मतलब आदि मानव अवस्था, यानी जब मनुष्य आदि मानव युग में था, यानी मनुष्य के पास प्रौद्योगिकी का तकनीकी का अभाव था, तब मनुष्य जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाला करता था, प्रकृति से डरता था, उसकी पूजा करता था,
यानी प्रकृति के अनुसार मनुष्य स्वयं को ढाला करता था, और इसी को हम कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। यानी जब उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी या तकनीकी का अभाव था आदि मानव युग में, तब उसको भौतिक नियमों की भी जानकारी नहीं थी कि दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होती है, वर्षा होती है तो क्या होता है, इन सभी चीजों की जब जानकारी नहीं थी, तब वो ऐसी स्थिति में पर्यावरण के अनुसार या फिर कहें प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता था और प्रकृति से डरता था, पूजा करता था, और उसको अपने अनुसार नहीं ढालता था, उसके अनुसार स्वयं को ढालता था। इसी को हम कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण, और यही जो सिद्धांत कहलाता है वो ये कहलाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी इसमें पर्यावरण जो है निश्चय है, वो कभी चेंज नहीं होता और मनुष्य उसके अनुसार चेंज होता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद में यही दर्शाया गया है। आगे हम बात करें तो अगला जो टॉपिक है वो है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण का अर्थ है जब मनुष्य को नॉलेज हो गई अपने सिद्धांतों की, प्रकृति के सिद्धांतों की या भूगोल के सिद्धांतों की जब उसे जानकारी हो गई, तो जैसे ही मनुष्य के पास तकनीकी ज्ञान आया, तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके मनुष्य ने पर्यावरण को अपने अनुसार प्रभावित करना शुरू कर दिया। जैसे रेगिस्तान के इलाकों के अंदर जो है कृत्रिम नहरों को बनाया, उन्होंने कृत्रिम नहरों का निर्माण किया। गर्म इलाकों के अंदर ऑफिस बना करके एसीओ का निर्माण किया। नहर होती है, एक नहर पर गया पहले जो उसे तकनीक नहीं थी उसके पास, तो वो नहर को पार नहीं कर पाया करता था, नदी को पार नहीं किया करता था। जैसे तकनीकी आई तो नहर उसका रास्ता नहीं रोक पाई और उसने जो है चाहे पुल हो चाहे नाव हो के माध्यम से नहर को पार करना स्टार्ट कर दिया। यानी प्रकृति अब उसके अड़चन के रूप में सामने नहीं थी, अब वो प्रकृति को अपने अनुसार परिवर्तित कर रहा था, उसका प्रयोग कर रहा था, और यही सोच कहलाई प्रकृति का मानवीकरण। यानी प्रकृति बदल दी मनुष्य ने अपने अनुसार, और अब प्रकृति को यूज करने लगा अपने लाभ के लिए। तो यही है कि प्रकृति का मानवीकरण का अर्थ है जब मनुष्य ने प्रकृति के सभी रूपों से परिचित हुआ तो वह मनुष्य ने प्रकृति को अपने अनुसार प्रयोग करने लगा। जैसे रात को देर समय तक आने जाने वाले के लिए कहीं पर भी देखा होगा, रात को भी कारों का प्रयोग करते हैं, रोशनी के कारण अब वो कहीं पर भी जा सकता है रात को भी। गर्म या सर्दी वाले इलाकों के अंदर एसी का प्रयोग कर सकता है। मनुष्य ने प्रकृति के अनुसार जो है, या फिर कहें मनुष्य ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया और प्रयोग करने लगा। यही सोच जो है प्रकृति का मानवीकरण है, और इसे ही हम पर्यावरणीय संभववाद का नाम भी देते हैं। यानी पर्यावरण को अब हमने अपने अनुकूल संभव बना लिया है। यानी पर्यावरणीय संभववाद क्या है? प्रकृति का मानवीकरण ही पर्यावरणीय संभववाद है। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो उस पर बात करते हैं, वो है ये पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद। तो पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद क्या है? एक भूगोलवेता है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने एक नया सिद्धांत दिया और उनका मानना था ना तो हम जो है संभववाद के आधार पर जो है टिक सकते हैं या विकास कर सकते हैं, और ना ही हम जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद से हम अपना विकास कर सकते हैं। अब हमें इस दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। वो रास्ता जो निकाला किसने? ग्रिफिथ टेलर ने निकाला, और उसका नाम था नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद क्या था कि हम जो है पर्यावरण को इस प्रकार से यूज करें ताकि वह जो है हानिकारक अपने प्रभाव ना दिखाए, या फिर कहें कि पर्यावरण को इस हद तक हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। और इसी को जो है ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद के नाम से दिया, जिसका दूसरा नाम उन्होंने रखा था रुको और जाओ का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को यानी नवनिश्चयवाद सिद्धांत को उन्होंने एक नए नाम से भी जाना या फिर नाम दिया रुको और जाओ का सिद्धांत। और इसका क्या था? ये निश्चयवाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद जो हम पहले बात कर चुके हैं, जिसे हम प्रकृति का जो है मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं, और इसको संभववाद को प्रकृति का मानवीकरण।
के बीच की जो रास्ता थी वो है नवनिश्चयवाद। वो पेश किया और उन्होंने कहा कि विकास की कीमत पर्यावरण को नुकसान नहीं हो सकता है और संभववाद के द्वारा हम बड़ी बड़ी मात्रा में पर्यावरण को विभिन्न कार्यों से हानि पहुंचा रहे हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के नियमों का अनुपालन कर करके ही हम प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इसी का नाम दिया उन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद। और इन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए 3 लाइटों का भी प्रयोग किया था। मैंने बताया आपको कि वो थी सबसे ऊपर लाल, फिर पीली, फिर हरी। लाल का मतलब रुको, इंतजार करो और जाओ, मतलब हमें इस तरीके से पर्यावरण का यूज करना है जिस प्रकार से हम रेड लाइट का प्रयोग करते हैं। रुको, इंतजार करो, जब पर्यावरण हमको मौका दे विकास करने का तो हमें विकास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये था पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब आगे चलते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है ये। इसके पहले जो है मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों का वर्णन करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। हमें यहाँ पर बात करनी है मानव भूगोल के अवस्थाओं की, कि मानव भूगोल कितनी अवस्थाओं से गुजरा। तो हम यहाँ पर मानव भूगोल की मुख्य तौर पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अवस्थाओं की बात करेंगे। पहली अवस्था है आरंभिक अवस्था। ये अवस्था को हम औपनिवेशिक युग के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, या फिर कहें दुनिया के अंदर जब लोगों मतलब साम्राज्यवादी शक्तियों ने देशों को गुलाम बनाना शुरू किया, तो वो किस उपागम पे चले? समय है वो उपनिवेशिक, वो चले अन्वेषण और विवरण पर। उन्होंने मतलब वहां गए और वहां के जो प्राकृतिक संसाधन थे उनको अन्वेषण किया, विवरण किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वहां से जो भी अन्वेषण प्राप्त करें उसको अपने पक्ष में बना लें और वहां से उनका दोहन करके अपना विकास कर सके। तो ये था समय अवधि जिसको हम कहते हैं आरंभिक उपनिवेश वाली युग वाली। अब बात करें दूसरा उत्तर उपनिवेशिक युग, यानी अब गुलामी का और ज्यादा उसमें प्रादेशिक विश्लेषण किया उन्होंने। प्रादेशिक विश्लेषण मतलब उन्होंने ये देखा कि सभी जगह जो है प्राकृतिक संसाधन हो या जलवायु हो या फिर ऐसे ही भूगोल हो, वो एक जैसा नहीं है, सभी जगह अलग अलग है। तो इन्होंने उनको जो है विभिन्न भागों में डिवाइड करना शुरू कर दिया ताकि उनकी जो स्थिति है उनको समझा जा सके। इसके बाद तीसरा जो अवधि आई वो थी अंतरयुद्ध अवधि के बीच। अंतरयुद्ध अवधि मतलब आप समझ सकते हो कि 1900 ये 1 से शुरू होगा और 1930 तक हो जाएगा, क्योंकि 1914 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 45 तक ये पूरा शीत युद्ध का है। इसलिए कहते हैं हम क्षेत्रीय विभेदन। तो एक अन्य प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश में क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा इस किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया। तो इसमें विभेदन किया गया, यानी कोई क्षेत्र जो है वो किसी और क्षेत्र से अलग है तो उसका कारण क्या है। तो इसमें बड़े पैमाने पर आंकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ये आंकड़े इकट्ठे करते करते 1960 से 50 के दशक में, यानी संगठनात्मक स्थानिक संगठन, यानी इस अवस्था तक आते आते बहुत बड़े मात्रा में आंकड़े इकट्ठा हो गए थे मात्रा में, और उनका प्रयोग करके जो है अब उसका भौतिक नियमों को प्रभावित करने में उनका प्रयोग किया जाने लगा। और इसी युग के अंदर जो है टेक्नोलॉजी का भी विकास बहुत तेजी से हुआ। अब बात करें जैसे हम 1970 तक आए तो ये जो विचारधारा थी, ये जो उपागम था, ये उतना आगे नहीं ले जा पाया जितना आगे हमें जाना चाहिए था। इसीलिए फिर और उपागम सामने आए 70 के दशक में, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा जो है इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि पूंजीवाद को समझ सकते हैं एक तरीके से, कि इसके अंदर बहुत तेजी से मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न हुई असंतुष्टि थी, यानी कहीं ज्यादा विकास हो रहा था पूंजीवाद के कारण, कहीं कम। तो इसके अंदर उन सभी चीजों को दूर किया गया। अमूलवादी, ये जो विचारधारा थी ये पूरी मार्क्सवाद पर डिपेंड थी। ये अमूल यानी मूलभूत परिवर्तन करना चाहते थे सभी का विकास करने के लिए, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाया। तो इन दोनों के बीच की विचारधारा निकल करके आई व्यवहारवादी उपागम। और व्यवहारवादी उपागम में ये कोशिश की गई कि अब जो है भूगोल है उसमें सभी को साथ में लेकर के चला जाए। और ये कब विकसित हुई? 1970 के दशक के बाद। तो इसके बाद आता है 1990 से आज तक का, इसको कहते हैं भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद।
और इसमें उन सभी जो मानव भूगोल है, बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोजन पर प्रश्न उठने लगे। अब जो इसके अंदर क्या हुआ कि जो पूरे विश्व के अंदर परिभाषा करने वाले सिद्धांत थे, अब वही प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ गए। तो अब हम समझ सकते, आप समझ में आया होगा कि कितने भागों में डिवाइड करते और उनकी क्या उपागम थी और उनके लक्षण क्या थे। तो इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको समझना है और आसानी से समझ में आ जाएगा इसको सुनने के बाद। दोबारा से हम चैप्टर की तरफ लौटते हैं। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र, मैंने बताया कि 11th में भी मानव भूगोल, जो हमारी भूगोल है वो समाकलन विषय था, उसके बहुत सारे उप क्षेत्र थे और इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ करके आए हैं। तो मानव भूगोल के मुख्य तौर पर हम बात करें तो जो क्षेत्र है, पहला है मानव भूगोल, इसके बाद बात करें तो नगरीय भूगोल, फिर राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल और आर्थिक भूगोल, यानी 6 क्षेत्र हैं मानव भूगोल के। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो मानव भूगोल है उसके 6 क्षेत्र हैं। 6 क्षेत्र कौन से हो गए? एक तो ये मानव भूगोल, उसके बाद दूसरा जो बताया नगरीय भूगोल, उसके बाद आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और ऐसे ही आगे वाले भूगोलों की चर्चा करते हैं। तो अब जो मानव भूगोल है, ये जो मानव भूगोल है उसके क्षेत्र के, हर एक क्षेत्र के कुछ उप क्षेत्र भी हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो जैसे मानव भूगोल क्षेत्र है और मानव भूगोल क्षेत्र के अंदर जो समाजवादी वाला भाग है, यानी समाजवादी भूगोल, उसके जो उप क्षेत्र है वो है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, यानी सामाजिक भूगोल के ये उप क्षेत्र हैं। सामाजिक भूगोल क्या है? ये है विषय क्षेत्र बड़ा यानी महत्वपूर्ण, और जो सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र वो कौन से हैं? ये सारे उप क्षेत्र हैं, ये याद रखने आपको। इसके बाद जो है अगला आता है नगरीय भूगोल के अंदर कोई उप क्षेत्र नहीं, सिर्फ नाम याद रखना, नगरीय भूगोल। इसके बाद हम बात करें तो अगला है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में 2 चीज शामिल है, एक तो है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। ऐसे ही जनसंख्या भूगोल में भी कुछ नहीं है, सिर्फ जनसंख्या भूगोल का नाम याद रखना है। और आगे हम बात करें, अगला है आवास भूगोल में भी कुछ नहीं है, आवास भूगोल का आपको क्षेत्र नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्षेत्र मिलेगा, विषय क्षेत्र, उसको याद रखना है। फिर है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर ये आर्थिक भूगोल में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा वो संसाधन भूगोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कृषि भूगोल और उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये हैं क्षेत्र और उप क्षेत्र, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने इसको विस्तार पूर्वक चर्चा कर दी है इन सभी की, और आज जो है ये चैप्टर के अंदर इतना ही है, इससे बाहर नहीं है। और जो अगर फिर भी समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और इसके बाद मैं ये बता देता हूं कि अगर हम विश्व भूगोल की जो पुस्तक है उसको समझ लेते हैं तो हमारी भारत वाली जो बुक है ज्योग्राफी की, उसकी समझ में हमारी समझदारी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसके अंदर मुख्य तौर पर जो टॉपिक हैं वो क्लियर किए गए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।